बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने विपुल नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा दी थी। विपुल एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का लड़का था जो सभी लड़कियों को ताड़ता रहता था। साथ ही शादी से पहले भी उसके 4 से 5 लड़कियों के साथ अफेयर्स रह चुके थे। बिना विपुल के बारे में जाने प्रज्ञा के माता पिता ने अपनी नाजुक सी कली बेटी को उस घटिया आदमी के साथ विदा कर दिया था और जिसका अंजाम प्रज्ञा को भुगतना पड़ा। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं कि तभी प्रज्ञा उससे पूछती है, विपुल जी देखिए ना, कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लग रही है? माँ जी ने पूजा में बुलाया है, तो बताइए ना एक बार। विपुल जी बताइए ना। अरे तुम फोन दो। नहीं दूंगी, जब तक मुझे बता नहीं देते ना कि कौन सी साड़ी पहनो, तब तक आपका फोन बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं देगी ना तू? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर विपुल गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? पता नहीं कहाँ से मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पल्लू में बांध दिया। ऐसा है, मुझे तुझ जैसी गवार लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। कुछ देर के बाद वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही खुद को शीशे के आगे देखती है तो उसकी गर्दन पर विपुल की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और इस वजह से उसे गले का हार पहनने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो पहन लेती है और पूजा में जाकर भगवान की आरती करती है। और फिर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। अच्छा बहू सुन, आज ना तू उपमा बनाना, विपुल को बहुत पसंद है और बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है माँ जी, मैं अभी झटपट से बना देती हूँ। अरे रुक बहू, सुन तो सही। ओहो, आधी बात तो सुनी ही नहीं इसने, कहीं मूंगफली ना डाल दे उपमा में। प्रज्ञा उसके लिए जल्दी से उपमा बनाती है और वो क्रश्ड मूंगफली भी उसमें डाल देती है और विपुल भूख के मारे वहाँ आता है। प्रज्ञा हाथों में उपमा लिए वहीं खड़ी होती है और तुरंत उसे दे देती है, जिसे खाते ही विपुल बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है। ये सब देखकर प्रज्ञा बहुत ही घबरा जाती है और तभी विपुल बोलता है, मेरा गला, माँ जल्दी आओ मेरे पास। विपुल जी आपको क्या हो गया? ये लीजिए पानी। दूर चली जाओ मुझसे माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा माँ। इतना सब कहकर वो बेहोश हो जाता है और तभी विपुल की ऐसी आवाजें सुनकर रेशमा आती है और बोलती है, अरे विपुल बेटा, क्या हुआ तुझे? ऐसे बेहोश कैसे हो गया? माँ जी देखिए ना, इनको क्या हो गया? पहले इन्हें बहुत ज्यादा खांसी आई, फिर इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेबल पर रखी उपमे की प्लेट को देखकर वो उसे चखती है और प्रज्ञा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे कलमोही, नास पीटी, बेअकल, बेशरम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बात आखिर पूरी सुनी क्यों नहीं? तेरी गलती है सारी इसमें। पर माँ जी मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? अरे तूने मेरे बेटे को उपमा खिलाया ना, उसमें मूंगफली डालकर। अरे करमजली, इसे मूंगफली से एलर्जी है और तूने उसे वही खिला दिया। क्या? पर माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्हें मूंगफली से एलर्जी है। अरे बेअकल, एम्बुलेंस भी बुलाएगी या मेरे बेटे को मारना चाहती है तू? प्रज्ञा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। कुछ टेस्ट और इंजेक्शंस लगाने के बाद विपुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। वक्त गुजरता जाता है, घर में सभी लोग खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो विपुल उसे कोई प्यार दे पाता और ना ही उसे कभी बीवी का दर्जा दे पाता। सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा पर जोर जबरदस्ती ही किया करता, उसे बहुत मारता पीटता। साथ ही रेशमा भी प्रज्ञा को बिना बात के ताने दिया करती। इन सब से परेशान होकर वो आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा गले में डालती है और उसे अपनी आंखें बंद करके अपने मम्मी और पापा की झलक दिखाई देती है और ऐसे में वो अपना फैसला बदल लेती है, जिसके बाद वो विपुल को डाइवोर्स देने की सोचती है और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके विपुल के मुंह पर मारकर और अपने सारे सामान के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर उन्हें सब बताती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है,
नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरी किस्मत में ऐसा गलत लड़का लिखा था। अगर हमें पता होता कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं मेरी बच्ची तुझे कभी उसके साथ विदा न करती। नहीं मम्मी पापा, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। समय गुजरता जाता है और प्रज्ञा अपनी पहली शादी की यादों को भुला देती है। और ऐसे ही एक दिन वो सब्जी लेने के लिए बाजार गई होती है। वापस आते समय एक बड़ा सा ट्रक उसके पीछे तेजी से आ रहा होता है, लेकिन प्रज्ञा तो अपने ख्यालों में इस कदर गुम होती है कि उसे कुछ होश नहीं होता। और जैसे ही वो ट्रक प्रज्ञा को कुचलने वाला होता है कि तभी पुनीत नाम का एक लड़का आकर प्रज्ञा को अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है, पागल हो क्या तुम? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इतना बड़ा ट्रक तुम्हारे पीछे आ रहा था, देख के नहीं चल सकती क्या? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मर जाने दो मुझे। आखिर मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। लगता है तुम ठीक नहीं हो। प्रज्ञा की ऐसी बातें सुनकर पुनीत उससे सारा सच पूछना चाहता है, जिसके बाद प्रज्ञा भी उसे विश्वास करके सब कुछ बता देती है। और प्रज्ञा की कहानी सुनकर पुनीत बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, साथ ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यूं ही बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनमें गहरी दोस्ती हो गई हो। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और उनके बीच में प्यार कब पनप जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन पुनीत उसे एक होटल में ले जाता है, जहां उसने पहले से ही एक रूम को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक से तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में रिंग लिए प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जब से आप मुझे मिली हो। आपके बिना सांस लेना भी अब मुश्किल है मेरा। मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? पुनीत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर क्या आप मुझे मेरे अतीत के साथ अपना पाएंगे? हाँ प्रज्ञा, मैं भी तुम्हें अपना पास बताना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों नए सिरे से अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर सकें। बताइए। प्रज्ञा, तुम्हारी तरह मेरी भी पहले शादी हो चुकी है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो सिर्फ अभी 6 महीने की है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी बेटी को और मुझे संभालोगी? तो फिर आपकी पत्नी वो कहाँ है? वो इसे जन्म देने के बाद हम दोनों को छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी भी खाली हो गई थी, पर फिर जब तुम आई मुझे लगा कि मैं फिर से जी सकता हूँ। इधर आइए। आई लव यू सो मच। मैं आपको भी प्यार करूंगी और आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करूंगी। इस तरह वो दोनों अपने उस प्यार भले लम्हे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। साथ ही अपने घर वालों को सब बता देते हैं और उनकी सहमति और उनके आशीर्वाद से पुनर्विवाह कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं, वो पुनीत की बेटी को भी एक माँ की तरह सच्चा प्यार करती है और कभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। पुनीत भी प्रज्ञा को वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी वो हकदार होती है। और कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। इतना सब होने के बाद सभी लोग घर में उसका बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के पुनर्विवाह की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका ऐसे ही पुनर्विवाह हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।